क्या अल्लाह ताला तू अपने मुक़द्दस काबा शरीफ की ज़ियारत करा दे। हमारी आखिरी तमन्ना तू अपने मुक़द्दस घर की दीदार कर। आमीन। देखो बेगम कौन आया है। मैं चाय लेकर आती हूँ। बेगम देखो तो सही, अल्लाह ने हमारी सुन ली। कितने सस्ते में हज के लिए ऐड आई है। माशाल्लाह। इंशाल्लाह हम दोनों भी हज के लिए जाएंगे। आमीन। या अल्लाह। अबूजान क्या है बेटा? ये देखिए अखबार में न्यूज़ छपी है हज पर जाने की, कितने सस्ते में। अरे वाह, हज पर जाने के लिए इतनी सस्ती है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अब हम भी हज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है इतने कम पैसों में हज। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लकल वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुआ का मतलब है मैं हाजिर हूँ, ऐ मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक सारी तारीफ़ें और नियामतें तेरे लिए और सारी बादशाही भी, तेरा कोई शरीक नहीं। इस्लाम के 5 रुकन हैं। पहला रुकन तौहीद, एक अल्लाह को मानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना। दूसरा रुकन है नमाज। तीसरा रुकन है रमज़ान के रोज़े रखना। और चौथा रुकन अपने माल से गरीबों को ज़कात अदा करना। और 5वां रुकन है हज। सुभान अल्लाह। गूंज उठती है दुआओं की सदा दुनिया के कोने कोने में जब शुरू हो जाता है हज का दौर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की यही ख्वाहिश होती है हज बैतुल्लाह पर जाने की। और क्यों ना हो ये ख्वाहिश, रहमत बरसती है वहाँ अल्लाह की, वहाँ कशिश है खाने काबा की। खाने काबा वो मुक़द्दस मकाम है जिसे रब्बे कायनात के घर के नाम से जाना जाता है। हुक्म खुदा से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया था। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हज नसीब करे, आमीन। हज को जाने वाले सभी मुस्लिम भाइयों को, बहनों को शुभकामनाएं। मैं उन सब हजरात को मुबारकबाद देता हूँ जो हज के लिए जा रहे हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनका हज कबूल करे, सारे अरकान पूरे कर सकें। अच्छा नेक काम लोग आप करने जा रहे हैं, एक अच्छा अवेयरनेस पैदा करने के लिए आप जो जा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूंगा। सभी मेरे हाजी, हज पर जाने वाले मेरे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, सबको हज मुबारक। अल्लाह सबको हज जाने की तौफीक अता फरमाए। आसानी के साथ अच्छे तरीके से हर मुसलमान को हज जाने का नसीब हो, यही हाजी अरफा शेख की दुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश बेदी। हज पर जाने वाले सभी दोस्तों को मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। हज पे जाने वाले को सबसे पहले मेरी मुबारकबाद। हज पे जाने वाले सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार सलाम। जितने भी हज पर जाने वाले हजरात हैं, फिरोज खान का अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हम दोनों की ये आरज़ू है कि हम भी हज पे जाएं। और आज मैंने अखबार में हज ट्रेवल्स एजेंट का इश्तहार भी पढ़ा है। कम पैसे में हज पे जाने का ये बेहतरीन मौका है। यानी कि अब हमारे बजट में हज हो जाएगा। हमारे बजट में हज? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आपके फैसले से राजी हूँ। क्या बात है बेगम? जी वो मैं सोच रही थी, अम्मी अब्बू का इरादा तो लेके, लेकिन क्या इतने पैसे को बंदोबस्त हो पाएगा? अल्लाह पे भरोसा रखो बेगम, उसने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये कहानी ऐसे ही मिडिल क्लास लोगों से वाबस्ता है जिनकी माली हालत कुछ खास ना होते हुए भी हज के इंतजामात के जद्दोजहद में लग जाते हैं। हज 3 किस्म के लोग करते हैं। एक तो वो जो बहुत ही अमीर होते हैं, जो बड़ी आसानी से अपने हज के फ़र्ज को निभा देते हैं। दूसरे वो
जो बड़ी मुश्किल से हज के पैसों को जमा करते हैं, और तीसरे वो जो बड़ी कड़ी मेहनत और मशक्क़त से अपनी कमाई गई रकम यानी अपनी ज़िंदगी का सरमाया लगाकर हज करते हैं। इनका पहला कदम बढ़ता है हज कमेटी की ओर और दूसरा कदम इन ट्रैवल एजेंटों की ओर। इतना पैसा आपने जमा किया होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। या अल्लाह, बड़ी बड़ी मेहनत से आपने ये सब जमा किए हैं ना। अल्लाह का करम है सब। वाह। खुदा नेक राह पर चलने वालों की मदद हमेशा करता है। अरे तो तुम्हारा फ़र्ज़ है हज पर जाने वाले अपने माँ बाप को पूरा कोऑपरेट करो। सर इसीलिए तो मैं अपने फ़ंड का पैसा निकालना चाहता हूँ। गुड, वेरी गुड, बहुत नेक काम कर रहे हो आप। नहीं तो आज के दौर में बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करते हैं। अल्लाह इसका बदला तुम्हें अच्छा ही देगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ये 2 और ये 1.5, 3.5 और ये 4.5 लाख। और 1 लाख कहाँ से आएंगे? अब्बाजान, और ये 1 लाख मेरी तरफ से। बेटा अल्लाह तुझे हमेशा खुशहाल रखे। या अल्लाह। अल्लाह तुझसे अल्लाह सबको अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। कहते हैं कतरे कतरे से समंदर बनता है, हसरतें उमड़ती है तो सैलाब आता है। जोश में है हाजियों का हुजूम, हिंदुस्तान के कोने कोने में हर हाजी खुशी और मशर्रत में सराबोर है। महज एक ही ख्वाहिश, खुदा के दर पर हाजिरी, नबी के रोज़े का दीदार, सलामी पेश करना चाहते हैं दोनों जाके शहंशाह के हुजूर में। तवाफ़ करना है खाने काबा का, आसमान छू रही हाजियों की तमन्ना, या खुदा जाने किसका जागेगा मुकद्दर। जनाब ये रहे हमारे पासपोर्ट, और आपने जो कहा था कुल 5.5 लाख रुपए। अरे वाह चाचा जान, वाह, मरहबा मरहबा। क्या लेंगे बताइए आप? कुछ ठंडा, चाय या कॉफ़ी? अरे जनाब खामखा तकलीफ मत उठाइए। अरे तकलीफ कैसी चाचा जान, आप लोग यहाँ बैठे हैं हम, और आप जैसे हाजियों की खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए, अब हुआ आपका हज पक्का। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। अरे आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपके लिए तबर्रुक। और सुनाओ, उबरा कैसा रहा आपका? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? भला आपके होते हुए कोई तकलीफ? माशाअल्लाह बहुत अच्छे से गया मेरा उम्रा। अल्लाह हाफिज। तो लीजिए ना। जी जी। ये लीजिए चाचा, आपके हज का सामान। अरे चाचा क्यों, अब तो आप हाजी हो गए हैं। हज मुबारक हो हाजी साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। प्रार्थना है कि अपने जो समाज में भाईचारा है, हिंदुस्तान में जिस हिसाब से सभी जाति धर्म के लोग एक रहते हैं, यही भाईचारा भविष्य में भी कायम बना रहे, इस हिसाब से भी प्रार्थना करो। अपने फैमिली के लिए आप प्रार्थना करते हैं, उसके साथ साथ अपने समाज के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। हमारे मुल्क के लिए दुआ करें, इसकी फलाह बहबूदी के लिए, इसकी खुशहाली के लिए।
और हमारी दुआएं कि उनका हज अल्लाह कबूल करे। जिस देश में रहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हदीस हिब्बुल वतनी हो जाओ, हमारे देश से प्यार होना चाहिए और हमारे देश के लिए आप खूब दुआएं कीजिए, हमारी कौम के बच्चे आगे बढ़े और हमारे कौम खूब तरक्की करे। मैं ये दुआ करता हूँ कि वो हज पर जाएं, अपने देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए दुआएं मांगे ताकि सब यहाँ खुशहाल रहें और सब लोग सही सलामत वापस लौट कर आएँ। हज पे जाने वाले तमाम लोगों को मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे लिए दुआ करें और ख़ास करके अपने मुल्क के लिए दुआ करें, खुशहाली के लिए दुआ करें, देश के लिए, सब भाइयों के लिए, सफ़र बिल्कुल कामयाब हो, हम दुआ करें। जितने भी हज पर जाने वाले हजरात हैं उन लोगों से मेरा यही कहना है कि हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए दुआ करें ताकि आपस में जो भाईचारा है वो बना रहे। वैसे चाची, चाचा कहाँ है? वहीं हज की बुकिंग के लिए गए हैं, देखो वहाँ से क्या खबर आती है। चाची चाची चाचा आ गए। जाना मुबारक हो। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अरे वाह चाचा, हज की तैयारी शुरू हो गई माशाल्लाह, अब तो आप हाजी हो गए। हज पे जाने मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वो बेगम, अरे भाई अब बेगम क्यों, अब तो आप हज्जीन साहिबा हो चुकी हैं। हज्जीन साहिबा, ये लीजिए हमारा सफर का बैग, तैयारी शुरू कर दीजिए, हज की बुकिंग हो गई है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। बस यहीं से शुरू हो जाती हज की तैयारियां। महीनों पहले से हो जाती है बुकिंग। मुल्क के कोने कोने में मशगूल हो जाते हैं हाजी दावत और ताज़ीम में। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब अपने घर में देते हैं दावत, मुसाफा करते हैं हाजियों से, दरख्वास्त करते हैं अपनी दुआओं में शामिल करने के लिए और नबी को सलाम की, क्योंकि अजमत ही कुछ ऐसी होती है हाजियों की। उनका सर झुकेगा खाने काबा के सामने और आंखें दीदार करती है दयारे नबी का। हमारी तहे दिल से अर्ज है उन हाजियों से कि वहाँ पहुँचकर दुआ करें अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, इसलिए कि दुआएं कबूल होती है उस मुकद्दस मुकाम पर। वो मैं जनाब कुछ कह रहा था कि हेलो, नूर हज ट्रेवल्स। हाजी फरमाइए। अरे क्या है, आप लोगों ने हज पे जाने का खर्चा बढ़ा दिया है। किसने कहा आपसे ये बात? अरे आप ही लोगों ने तो अखबार में इश्तिहार दिया है। वैसे आप बोल कौन रहे हैं? मैं अब्दुल चाचा बोल रहा हूँ। अरे अब्दुल चाचा जान, नहीं नहीं, ये न्यूज़ आपके लिए नहीं है, ये न्यूज़ नई बुकिंग वालों के लिए। आप इत्मीनान रखें, आपका हज पे जाना कंफर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेरा तो कलेजा ही बैठ गया था। वेलकम चाचा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। क्या करें जनाब, हम लोग ही मजबूर हैं। जहाज का किराया बढ़ गया है, सरकारी डिपॉजिट्स बढ़ा दिए हैं, हमें भी परमिशन ऐसे थोड़ा मिल जाती है। कई लोगों को रिश्वत देने के बाद जाके बात बनती है, और ऊपर से रियाल के भाव भी बढ़ गए जनाब। वो सब तो ठीक है जनाब, लेकिन मुझे इस बार किसी भी कीमत पे हज पे जाना ही है। और हाँ, मुझे हरम शरीफ के करीब ही रखना। आप बेफिक्र रहिए हजरत साहब, हम सारी बातों का ख्याल रखते हैं। आपको हज पे कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बस हज पे जाने की तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह। शुक्रिया जनाब। हर ज़ायरीन अपने साथ लेकर जाते हैं एक रसूखदार इंसान को एजेंट के ऑफिस में, ताकि उनके साथ कोई धोखा न हो जाए। लेकिन ये एजेंट अच्छे अच्छे रसूखदार को टोपी पहनाने में माहिर होते हैं। दीन और मज़हब के नाम पर खिलवाड़ करते हैं लोग। मानो सच बोलना तो इनके फितरत में ही नहीं, पर इनके नापाक इरादों से बेखबर है जाहिरीन। रंग बदलने में तो गिरगिट को भी देते हैं ये मार। नूर हज ट्रेवल्स, मैं अब्दुल चाचा बोल रहा हूँ। हाँ चाचा कहिए। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं वीजा और टिकट के लिए कब आऊँ? चाचा एक काम करें, आप ऑफिस आ जाइए, थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम?
अरे जनाब, ऐसा मत कीजिए, मेरे पास और पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो मत करो ना हज। जिसके पास पैसा नहीं उसको हज फर्ज नहीं। खुदा के लिए मुझ गरीब पर रहम कीजिए हजरत जी। मेरे पास जितना रुपया था मैं आपको सब दे चुका हूँ। अब आपकी ये ज़्यादा वाली फरमाइश मैं कहाँ से पूरी करूँ? अगर पैसे नहीं थे तो हज कमेटी में अर्जी भर देनी चाहिए थी ना। 2-4 साल में तो नंबर आ ही जाता। अरे भाई तुम समझते नहीं हो, महंगाई ने तुम्हारी कमर नहीं हमारी कमर भी तोड़ रखी है। अरे हजरत जी ऐसा मत कीजिए। अगर और पैसा नहीं दे सकते तो जाओ यहाँ से, आपको आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। ठीक है, मैं और पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है मेरा। क्या करें चाचा, मजबूर है हम। महंगाई आसमान छू रही है, टिकट के दाम बढ़ गए, रियाल के भाव बढ़ गए। क्या मतलब है आपका? समझे नहीं आता था। आपको 1 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। पर क्यों? महंगाई की वजह से हज का खर्चा और बढ़ गया है। लेकिन कुछ नहीं चाचा, वो तो मेरी शराफत है कि मैं 2 टिकट के पीछे 1 लाख रुपए ले रहा हूँ। यहाँ और भी टूर वाले हैं जो 1-1 टिकट के पीछे 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं। ठीक है, मैं किसी तरह से 1 लाख का बंदोबस्त करता। मजा आ गया। सही है यार, अच्छा कलाकार है, अच्छी अदाकारी है तेरी। ऐसी रहना, देखो तेरा कमीशन मिलता रहेगा। दूसरा बकरा आ रहा है। ला हौल वला कुव्वत। ऐसे ही चंद शातिर लोगों की वजह से शर्मशार हो जाती है नेक नियत। अल्लाह के घर की जियारत की राह पर चलने वालों के साथ ऐसा बेहुदा सलूक, महंगाई की आड़ में अनाप शनाप पैसों की मांग, हज के मुबारक नाम पर ऐसी धोखाधड़ी। आखिर मकसद क्या है एजेंटों का? हज की खिदमत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ रुपए कमाना, और शायद हाँ इसी मकसद के पनाह में ये एजेंट कमा लेते हैं करोड़ों रुपए। यहाँ से हम गए तभी हम लोग ऐसा लगा पहली मरतबा जा रहे तो ज़्यादा कुछ इसमें समझ में नहीं आया। वहाँ जाने के बाद में हम लोग को जब एक होटल में रखा तो पहले तो बताया कि आपको अलग अलग से रूम मिलेगा रहने को। तो हमको एक ही रूम के अंदर कम से कम हमारे जो ग्रुप के आदमी थे 8-10 के 15 आदमी, सबको सब एक ही हॉल के एक रूम के अंदर रख दिया और सबको छोटी छोटी गादियाँ डाल के वहीं सोने का वहीं रहने का, एक ही बाथरूम एक टॉयलेट, उसके अंदर हम लोग को बड़ी तकलीफ हुई। तुम टेंशन मत लो, हम इन्हें अच्छा तरीके से लेके जाएंगे आएंगे, तुम टेंशन मत लो। तो हमने भी कहा भाई हमको हज करने का ही है, ले जा रहा है कैसा भी चलेगा। ये हमको लेके गया और 4 लाख के बजाय बाद में फिर इसे 1 लाख हमसे लिया इसने, एक्स्ट्रा और 1 लाख लिया। बोले क्लियर कट हो जाएगा, बोले पक्का। बोले मैंने पेमेंट उनको दे दिया, तो देने के 4.5 लाख रुपए मैंने उनको दे चुका, दे के मैंने आ गया। वही तारीख दे दिए थे मुझे 27 तारीख की। हज के बारे में मेरा पैसा थोड़ा कम था, थोड़ा भाई ने दिया तो बोले तुम जाके आओ। दोस्तों बात यहीं ख़त्म नहीं होती, अफसाना और भी अहीन हालात के मारोगा। या अल्लाह ये क्या हो रहा है, ये कैसा इम्तिहान है। इरादा नेक हो तो मंजिल आसान होती है। अगर आसमां की जिद है यही बिजलियां गिराने की, तो अल्लाह के बंदों की भी जिद है वही आशिया बसाने की। छोटी मोटी रकम होती है तो कहीं से खींच खांच कर पूरा कर लेता, लेकिन 1 लाख रुपए, ये तो एजेंटों की मनमानी है। हमें तो पहले से ही शक था इस लुभावने वाले ऐड में जरूर कुछ गड़बड़ है। अब उखली में सर दिया है तो मुसल से क्या डरना। लीजिए ये गहने और इन्हें बेचकर पैसों का इंतजाम कीजिए। या अल्लाह
बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। ऐसा भी करना होगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं। हमारे लिए हद से बढ़कर ये सोने चांदी नहीं। वैसे भी इस उम्र में मुझे गहने किस काम के। ये गहने अम्मी अब्बू हज पे जाने की तैयारी कर चुके हैं और एजेंट ने एंड वक्त पर पैसों की और मांग की है। इतने गहनों के 1,02,000 है। ठीक है, आपको जो मुनासिब लगे वो मुझे दे दो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हज पर जाना मुबारक हो। सबको बधाई दे चाचा। चाचा जान क्यों, हाजी साहब, अब तो आप हाजी हो जाएंगे। बेटा अभी तक वीजा नहीं आया। वीजा तो मिल ही जाएगा चाचा, लेकिन वहाँ पहुँचकर मेरे लिए भी दुआ करना। क्यों नहीं, लेकिन तुम भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं हज पे चला जाऊं। मेरा ऐसा नसीब कहाँ चाचा कि मेरी दुआ कबूल हो। एक बात कहूँ चाचा, बड़ा होनहार बेटा है आपका जो आपको हज करा रहा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है बेटा, नसीब की बात है। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं कि सब कुछ होते हुए भी हज नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके भी हज पे चले जाते हैं। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। नारियल बेच बेच कर इनकी माँ ने भी हज किया था। नारियल बेच बेच कर हज को गई थी। आप भी हज पर जाओगी? जाएगी ना, बुलाया तो जाएगी। हज की तमन्ना रखने वाले ये लोग किसी भी कीमत पर हज करते हैं। या खुदा, कितने अजीम है ये लोग जो अपनी मेहनत की मोतियों की कमाई से कर लेते हैं हज। ये है हमारे इशराफुल चाचा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुली का काम करते करते अपना हज का सपना पूरा किया। मेरा तहे दिल से इनके जज्बे को सलाम है। तवज्जो के काबिल है ये हाजी। मिसाले दौर के रुतबे से नवाजा जाए तो भी कम है। दाद देनी होगी इनकी हिम्मत की जो इन्हें अल्लाह ताला ने बख्शी। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और मशक्क़त से हज के मुकद्दस मकाम पर पहुँच कर ही राहत की सांस ली। तहे दिल से सलाम है इन्हें और तमाम जाहिरीन के जज्बे को। जनाब ये लीजिए आपका बढ़ा हुआ 1,00,000 रुपए। देखिए दादा, हमें आपको परेशान करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम क्या करें, हालात ही ऐसे। हजरत क्या है ना, आपने इस पैसे के लिए एकाएक कहा, इसलिए थोड़ा परेशान हो गए। अगर वक्त ज्यादा होता तो। कोई बात नहीं चाचा, थोड़ी तो तकलीफ उठानी पड़ती है। हमारे नबी ने भी इस दिन के लिए कितनी तकलीफें उठाई हैं। ये लीजिए चाचा, इस पे डेट लिखा है, टाइम लिखा है। इसके हिसाब से आप एयरपोर्ट पहुंच जाइएगा। आपको आपका टिकट, पासपोर्ट और वीज़ा वहीं मिल जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हेलो, नो ट्रेवल्स। अरे सुन, अपना एक बंदा है, उसे हज पे जाना है। नेताजी मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। अरे अपना खास बंदा है, उसे इस साल किसी भी कीमत पे हज पे भेजना ही है। अरे नेताजी मेरे पास जो कोटा है वो फुल हो चुका है। अरे तो पागल हो गया है क्या? मुझे समझ में नहीं आया। किसी भी कीमत पे उसे हज पे भेजना ही है, जितना पैसा लगेगा दूंगा। अरे नेताजी मैंने आपसे पैसों का जिक्र तो किया ही नहीं। सोच ले बेटा, अगले साल लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए तुझे? ओके नेताजी, मैं आपका काम कर दूंगा। ओके। आपका काम हो गया चाचा, अच्छी तैयारी करिए। इंशाल्लाह। मुबारक हो चाची, हज पर जाना मुबारक हो। बड़ी खुशी हुई चाची ये जान के कि आप हज पे जा रही हैं।
चाचा जान, हज पर जाना मुबारक हो। वहाँ पहुँचकर हमारे लिए भी दुआ करना और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें भी हज नसीब करे। भाईजान हज मुबारक हो, हज पे जाना मुबारक हो। चाचा जान, हज पर जाना मुबारक हो, दुआ में याद रखना। जी शुक्रिया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे। अगर मुझसे कभी कोई गलती खता हो गई हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। की मेहनत है, हमारी माँ पप्पा की दुआ है और माँ की 4 साल की मेहनत है ये। जो आज हम इतना बड़ा काफिला जा रहा है, ये हमारे अब्बा की दुआ, हमारी माँ की बहुत मेहनत है इसके। अब्बा का अरमान था, अम्मी ने उसके ऊपर मेहनत की 4 साल से, पासपोर्ट बनाया 1.5 साल में तैयारी की और उसके बाद आज मुकम्मल उनकी दुआ कबूल हुई। हम लोग आज सफ़र पर रवाना हो रहे। हम तीनों भाई है, तीनों की बीबियाँ है और बच्चे लोग सब साथ में। 13 से अप्लाई करना शुरू किया, 13, 14, 15 और 16 तक मैं आज तक अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया। बड़ी मुद्दत के इंतजार के बाद मिलती है हज पर जाने की तारीख और तारीख मिलते ही तारीफ लब पर आ जाती है अल्लाह की रहमत की। गिरेबा में झांक झांक कर खंगालने लगते हैं जायरीन अपने गुनाहों के पुलिंदों को। माफ़ी तलब की जाती है जाने अनजाने में की गई खताओं की। मुबारक मौका है और दस्तूर भी। दुश्मन भी बाहें फैलाकर कलेजे से लगा लेते हैं। कदम कदम पर जश्न का माहौल है। मेरी इल्तिजा है परवरदिगार आलम से इनकी खुशियों को किसी की नजर न लगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। अरे चाचा, आप हज पर गए नहीं? मैंने सुना हाजियों की पहली फ्लाइट रवाना हो चुकी। क्या कह रहे हो बेटा? सही कह रहा हूँ हजरत। फोन करके तफ्सीस कर लीजिए हजरत, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। हेलो, सुना है हाजियों की पहली फ्लाइट जा चुकी है? हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। आपने तो मुझे पहली फ्लाइट की ही तारीख दी थी। तो क्या हुआ चाचा जान, हम आपको कल की फ्लाइट से भेज देंगे। क्यों जनाब, क्या बात है? आप तो हमें पहली फ्लाइट से ही हज भेज रहे थे। चाचा, आप तो ऐसा गुस्सा हो रहे हैं जैसे हज पे जाने वाली सारी फ्लाइटों का सिलसिला ही बंद हो गया। आपने हमें झूठ क्यों कहा? मैंने झूठ बोला? चाचा, हमारे आदमी की छोटी सी गलती की वजह से आपकी फ्लाइट रद्द हो गई, वरना अल्लाह कसम हम आपको हज पे जाने वाली पहली फ्लाइट से भेज देते। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर मुझे हज नहीं भेजा गया तो। चाचा शांत शांत, गुस्सा नहीं, बैठिए बैठिए। अच्छा जान, आपको हज पे जाना है ना, हज पे जाने वाले ऐसे गुस्सा नहीं करते। हाजियों को सब्र से काम लेना चाहिए, वरना उनका हज मकबूल नहीं होता। गुस्सा हराम है चाचा। हाँ मगर चाचा, हज पे जाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए, हम आपके सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि लिल्लाह हमें हज जाने से महरूम ना होने दे। अल्लाह तौबा तौबा। चाचा जान, आप हाथ जोड़ के हमें गुनहगार ना बनाइए। चाचा जान, आप एक काम कीजिए, आज से 3 दिन बाद मुझे फ़ोन करिएगा, आप इंशाअल्लाह हज पे जरूर जाएंगे।
बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त अब्दुल चाचा को। इनकी तरह ऐसे कई लोग इस वक्त एजेंट के ऑफिस के चक्कर लगा रहे होंगे। एक तरफ हज की पाबंदी कि कहीं कोई गुनाह ना हो जाए, दूसरी तरफ हज की तैयारियां, ऊपर से ये एजेंट का झमेला। कश्मकश में फंसे हैं अब्दुल चाचा। क्या बीत रही होगी उन पर, कैसे कट रहा होगा उनका वक्त। मैं अब्दुल चाचा बोल रहा हूँ। अरे हाँ चाचा, मैं आपको ही फ़ोन करने वाला था। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अरे चाचा जान, आप कल एयरपोर्ट पहुँच जाइएगा पूरी तैयारी के साथ। आपकी फ़्लाइट कल की है और आपको टिकट और वीज़ा वहीं मिल जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा जान याद रहे, कल 8 बजे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अल्लाह लाख शुक्र। अरे बेगम, अरे कहाँ हो? अरे अपना टिकट और वीजा आ गया है, कल की फ्लाइट है, जल्दी से जल्दी तैयारी करो हज पे चलने की। या मेरे मौला, तू रहमतों का मौला। कायदा हम लोग को एक सीडी बताई थी, कैसेट लग के दी थी मुझे, तो कैसेट मैंने वीडियो में डाल के देखी थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया था हम लोगों को तुमको ऐसा सब ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो उसमें तो एकदम फर्स्ट क्लास था, सबको रूम थे अलग अलग रहने के लिए, बाकायदा कमरा एक था, कमरे में टॉयलेट बाथरूम एक अलग अलग सब। मगर वो तो बताया हम लोग को, खाली सीढ़ी बताया उन्होंने, यही कैसे बताया। वहाँ जाके फिर क्या, वहाँ सुनने वाला कोई अपना नहीं रहता है। तिजारती वीज़ा का, जबकि वीज़ा हज का था ही नहीं। अब हम लोग जब एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ पे बोलता है देखो, कुछ पूछेंगे वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो बोलना मैं जा रहा हूँ, हमारे लड़के की शादी है और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, रियाद में उतरूँगा। इसने टिकट रियाद का किया, जबकि सारा टिकट मदीना का और जिद्दा का होता है। इसने रियाद का टिकट कराया और हम लोग को बोला कि कोई पूछेगा तो बोल देना कि हमारे लड़का है वहाँ रहता है, वो शादी का प्रोग्राम है, हम उसमें जा रहे हैं। हम लोग समझे नहीं, बोल दिया। अब एयरपोर्ट पे पहुँचे और ये बात उसने अंदर जाते वक्त हमको बोला। 25 को फ़ोन किया भाई, बोले तो बोले आपका सामान आके लेके जाओ, आपका तैयारी सामान पूरा रेडी है, बैग वगैरह जो देते हैं एहराम वगैरह रेडी है, आप लेके जाओ। तो मैंने लेने के मुझे नहीं चाहिए, मैं बोला मुझे ये सब चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे खाली पासपोर्ट टिकट वगैरह दे दो, मैं आके ले लूँगा। नहीं बोले आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा। कंफर्म बोले हाँ, हमने पूरी तैयारी कर ली, हमने सबको बोल दिए, हमने सबसे मिल लिए। लास्ट में फ़ोन नहीं उठा रहे, बंद कर दिया आदमी ने, फ़ोन ही बंद कर दिया। तो उनकी मिसेज से बात किया तो बोले दिल्ली में है, अभी दिल्ली में कमिटमेंट बात कर रहे, बोले अभी हो जाएगा, वीज़ा लगा नहीं है आपका, हज का वीज़ा नहीं लगा है। ऐसा करते करते 3 दिन लगा दिया। लास्ट में फिर बोलते हम शर्मिंदा है, माफ़ी चाहते हैं, आपका नहीं हो सका। तो इसके बाद फ़ोन उधर से आया तो मैं हज का 2 दिन बाद विचार किए करे कि नहीं गए, सदमा लगे उसको, ऐसा लगे तो मैं बोला नहीं, मेरे को फ़ोन किया ये साल तो मेरा नहीं हुआ, बोले जाना तो अगले साल करेंगे। हमको 1 दिन के लिए बोला था, 3 दिन हो गया, कुछ कागज़ भी नहीं दिया। फिर वो तीसरे दिन आया, फिर बोला चलो चलो मक्का चलते हैं। अब हम लोग को तो कुछ मालूम नहीं था, तो हम लोग मक्का के लिए तैयार हुए, सामान लेके सब नीचे आके खड़े हैं। अब वो टैक्सी वाले को इधर पटाता पटाता है, पटता ही नहीं है। मामला 2-3 घंटा तक हो गया। फिर बाद में 2-3 टैक्सी पटाया, 22-24 आदमी थे, तो टैक्सी वाले ने पटाया। वो टैक्सी फिर
करीब 11 बजे से ले जाते रुक के किसी होटल में रुके 1-1 घंटा 2-2 घंटा। फिर हम लोग को जब शाम हो गया 8-9 बजा वहाँ के टाइम से, तो टैक्सी वालों सब घुमा दिए एक अंदर रास्ता में। अल्लाह के घर आए हैं तो फिर अभी आए को भी झगड़े और ये सब ऐसा कोई बात की नहीं। फिर ग्रुप के लोग सब ठंडे बैठ गए हमारे, तो अजीत भाई जाने दो, अब की बार अभी कोई आए तभी इनका बोलेंगे वो इनके साथ मत जाओ। ऑफिस में बहुत भीड़ लगी हुई थी, पुलिस की गाड़ी बहुत लगी हुई थी, 4-4 साल 5-5 साल लोगों का भी पैसा मिला नहीं था। हम लोग भी बम चिल्लम चाली बहुत हंगामा हो रहा था। जाने का है तो उसका बुलावाएंगे, चले जाएंगे। अपनों को क्या ऐसा कुछ दिल में रखे नहीं कि हमको वह जाने का है, अभी न अभी वो भी नहीं सोच। हमको कोई मगजमारी नहीं मांगता, पासपोर्ट दे दो, पैसा दे दो। बोले पासपोर्ट तो दिल्ली में है। बोले ठीक है, पासपोर्ट तो दिल्ली में है तो 4 दिन के बाद मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो पासपोर्ट चलेगा, मुझे पैसा रिटर्न दे दो, पासपोर्ट मैं दूसरा बनवा लूँगा। तो बोले ठीक है, तो उन्होंने पैसा नई टुकड़ा करके दे रहे थे। जल्दी से उतारा और अल ईमान का जो वो नाम था उसका मुर्तजा भाई, वो जल्दी से आगे एक पहाड़ी पे भाग के जाने लगा। अब हम लोग बोले क्या है, तो बोलता आओ जल्दी आओ। अब हम लोग उसके पीछे, रात को सब टैक्सी वाले बोले जल्दी उतरो जाओ उसके पीछे। तो सब उसके पीछे हम लोग पहाड़ी पे चढ़े। उसमें बुजुर्ग भी थे, जाड़े आदमी भी थे, सब चढ़ गए। जब रास्ते में भी रो रहे, जब चढ़ के उस तरफ गए और वहाँ ऐसा छुप के बैठ गया। अच्छे टूर वाले के पास जाओ। सुनहरे वादे, गंदे इरादे, चेहरे पर शराफत का नकाब, सफेद लिबास में दरिंदे इंसानी परिंदों को फंसाने के लिए अपने जेब में चारा लेके हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर आसानी से मिल जाते हैं, पर इनके चंगुल से बचना कतई आसान नहीं। हेलो, हाँ, अल ईमान टूर्स एंड ट्रैवल। हाँ बोलो। हाँ सर, ये मैंने आपका ऐड देखा अखबार में। हाँ, ये हज पर जाने के लिए आप लोगों ने दिया है ना जो न्यूज़, तो इसका क्या है? ये ऐड का आपका 2,75,000 है और 3,40,000। 2,75,000 है ना, वो इकोनॉमी पैकेज है। उसमें क्या है? इकोनॉमिक में क्या है? इकोनॉमी में ये है कि 1 किलोमीटर दूर पे रहेगा। 1 किलोमीटर दूर रहेगा। हाँ। और डिलक्स पैकेज में ना 500 मीटर के अंदर। अच्छा सर, मुझे हज पे जाना है। हाँ बोलो। तो मैं मतलब आपसे कांटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है, मतलब घबराहट होती है लोगों का सुन करके कि लोग एजेंट लोग वगैरह उनको कभी ठग लेते हैं। तो हम लोग लाइसेंस है, हम लोग 27 साल से लाइन में। तो नवे गुजरात वाले नहीं होंगे ना, वो बेचारे कम पैसे में फंस जाते हैं। अच्छा, कौन बोल रहे हैं? के भी आ गया। आपका नाम सर? रऊफ भाई। हाँ। मैंने ऐसा सुना यार, वादे तो बहुत करते हैं वहाँ पर। नहीं, वो ऐसा है, गुजरात, वो मद्रास का है, वो जिधर हाजी फंस जाते ना, वो खाली एयरपोर्ट पे हाजी लोगों को छोड़ के भाग जाते हैं। हरम शरीफ के करीब रिहाइशगाह, अपनी तरबियत का जायकेदार खाना, हर खिदमत मुकर्रर वक्त पर होता है क्या इन सब वादों के बरखिलाफ? हद तो तब होती है जब ये हाजियों को ले जाते हैं टूरिस्ट वीजा पर, पकड़े जाने पर जुर्माना भरना पड़ता है हाजियों को, और ये टूर वाले बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ देते हैं। हेलो मैडम, मैं पीकेपी चैनल से बोल रहा हूँ, न्यूज़ चैनल है। अच्छा, मुझे इंक्वायरी करना था कि हज के लिए जो आपका ऐड वगैरह आती है, तो क्या चार्जेस हैं आपके? एक मिनट। हेलो। हाँ सर, अच्छा मैं पीकेपी न्यूज़ चैनल से बोल रहा हूँ। कौन सा चैनल? पीकेपी न्यूज़ चैनल है, लोकल चैनल है हमारे, जहाँ विरार से लेके और नायगांव भाईंदर तक। क्या हुआ सर? तो मुझे बस ये पूछना था कि जो आपके चार्जेस वगैरह क्या, एक्चुअली हम लोग कुछ खबरें आई कि जो अपना जो टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले बेवकूफ़ बनाते हैं आज के जाने के लोगों के लिए, तो ये बात सही है क्या? कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तक नहीं है ऐसा। अच्छा, नहीं, क्यों सुना कि 2-4 लोगों से मैंने इंटरव्यू वगैरह लिए, तो उनका क्या बोले, आप बुकिंग ले लेते हो और जब लास्ट मोमेंट में भेजते नहीं, फिर उनको 1-1 साल रखड़ा देते हैं, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे बताया। अच्छा, तो कोई ठीक है, तो आप मेरे सेठ से बात कर लो ना सर।
नहीं, टूर्स वाले कुछ करते हैं क्या? मतलब ये सही बात है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं मेरे सेठ को ट्रांसफर कर देता हूँ, आप उन्हीं से बात कर लीजिए। हाँ दीजिए, वो मेरे से बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, दीजिए। हाँ सर, मैं पीकेबी न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। कौन सा? हाँ, हेलो 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 हेलो। ओके, मैं क्या बोलता हूँ, मैंने अभी मेरे बॉस को ट्रांसफर किया, बट इज बिजी नाउ। तो मैं आप एक ना 10-15 मिनट में कॉल कीजिए, तो मैं आपको वापस से ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है सर? ओके, श्योर। हज कमेटी में नंबर आने पर ही जायरीन को रवाना किया जाता है हज पर। इसमें लग जाते हैं 2 से 3 साल। यही वजह है कि हर जायरीन रुख करता है ट्रैवल एजेंटों की ओर, और ये ट्रैवल एजेंट इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? ये हलाल का ऑफिस है। बुकिंग का पैसा हम लोग हमारे बिजनेस में लगाते हैं। ओके, मतलब आप लोग कौन से बिजनेस में लगाते हो ये पैसा? ये हम लोगों का जो है ना, एक्चुअली एक तो ये उम्रा हज का है। इसके अलावा हमारे यहाँ मुर्गियों के, बकरों के और मछलियों का बिजनेस है। फार्म हाउस है हमारे पालघर साइड में। हाँ। ओके, मुर्गी, बकरे और मछली हो गए, मछलियों का कारोबार है हमारा। ओके, तो इन सारे कामों में जो है ना, ये बिजनेस में हम लोग पैसा लगाते हैं। जी जनाब, क्या है अभी यहाँ पर इतने हादसे सुनने में आए हैं ना, इसीलिए मैं आपसे इतने सवाल पूछ रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपसे ये पूछूंगा, बोलूंगा, आप जितने सवाल आप करना चाहें, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ हर इंसान डरा हुआ है। क्योंकि मालूम है जनाब, आए दिन अखबारात में सुनते आ रहे हैं कि ये एजेंट ने इसको बेवकूफ बना दिया, एयरपोर्ट पे लेके जाके छोड़ दिया। ये तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हज कमेटी के बरखिलाफ दुगनी रकम वसूल कर लेते हैं ये एजेंट। कोटे के मुताबिक भेजने के बाद बचे हुए जायरीन को तोड़ तोड़ कर लौटाई जाती है उनकी रकम। इतना ही नहीं, कम रकम देने वालों को रोक दिया जाता है और ज्यादा रकम देने वालों को भेज दिया जाता है हज पर। हमारी सरकार को चाहिए कि इन पर लगाम कसे, कानून के हथौड़े से इनके नापाक इरादों को चकनाचूर कर दे। हुकूमतें तो बदलती रहती है, नहीं बदलता है तो इन एजेंटों का तौर तरीका। बहुत लोगों को हज में जाने की इच्छा रहती है, जल्दी भी रहती है, और मुस्लिम समाज का एक नंबर का धार्मिक स्थल होने की वजह से सब लोगों को उधर जाते आना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी अपना कोटा जो आज 1.25 लाख के करीब है वो बढ़ाने की जरूरी है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें होगी। वो सॉर्ट आउट कैसे होगी? सऊदी गवर्नमेंट से बातचीत करके, या उनकी कोई कमेटी होगी, उधर से भी कोटा बढ़ाने के हिसाब से हर तरह से प्रयास करने चाहिए, और वो प्रयास गवर्नमेंट ने करने चाहिए। आजकल कोटा सिस्टम हर जगह से हट गया है, तो मैं चाहूँगा कि हज पर जाने वाला जो कोटा है वो भी हट जाए, ताकि जितने लोग वहाँ जाना चाहते हैं वो जाएं और दुआ मांगें, ताकि हमारा देश खुशहाल हो। आपने कोटा दिया है ऑलरेडी। अगर 50,000 का जब तक कोटे की बात करते हैं, आपके पास 2 लाख फॉर्म आते, तो तुमको तो पता है कि हमारे क्लाइंट्स है, हमारे पास हाजी आने ही वाले, तो आप क्यों नहीं वहाँ पे सस्ती बिल्डिंग खरीदते? आप क्यों नहीं नजदीक बिल्डिंग खरीदते? आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। आपके पास प्लानिंग नहीं होने की वजह से सारी चीजें होती। मुझे बेहद अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि बहुत सारे जो लोग हैं हज पर जाते हैं, वो कभी कभी एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं, तो इस बात का मुझे दुख है। और ये जो कोटा है, सरकार से मेरा सिर्फ यही कहना है कि उनका कोटा बढ़ा दें, वरना ये जो टूर्स और ट्रेवल्स वाले हैं नाजायज फायदा उठाते हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसा ना करें, इससे कि उनके दिल को दुख पहुंचता है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कोटा बढ़ा दें, उनको आज़ादी के साथ हज करके दें। आज सबों ने अपनी अपनी दुकान चला रखी है कि कैसे हम हजियों को बेवकूफ़ बनावे, और ये इसके ऊपर ख़ास करके निगरानी हुकूमत की होनी चाहिए, जो ज़रा भी तवज्जो नहीं देती है।
बड़े खुश होंगे आप, हज जाने का मौका दिया अल्लाह ने आपको। हाँ बेटा। जरा दुआ कीजिए हमारे लिए भी। हाँ बेटा, आप भी हमारे लिए दुआ करना कि हमारा हज का सफर अच्छे से गुजरे इंशाअल्लाह। अरे बशीर भैया जरा संभाल के चलो। चाचा रिक्शा आ गई सामने। हेलो चाचा, मैं नू ट्रेवल से बात कर रहा हूँ। और हम थोड़ी देर में ही एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। चाचा मुझे माफ कीजिएगा, आपकी सऊदी एयरलाइंस की टिकट और वीजा नहीं हो पाया। क्या? हॉस्पिटल लेके चले जा रही। कई लोग बेचारे अपना खेत बेच देते, कोई अपनी गाड़ी बेचता, कोई दुकान बेचता, कोई मकान बेचता। मकान बेचने के बाद वो हज पे जाता है और एयरपोर्ट पे जाने का उसको वापस मायूस होकर आना पड़ता है। तो ऐसी चीटिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे चीटर लोगों के ऊपर सरकार ने इतनी बड़ी बंदी लाना चाहिए, उनको बैन कर देना चाहिए कि ताकि वो यहाँ ही से उनका भी वीजा नहीं लगे, कभी जिंदगी में वो खुद भी कभी सऊदी अरब नहीं जा पाए। और तुरंत उतना डिपॉजिट उनका उधर होना चाहिए कि कल को किसी का पैसा रुकता है या कुछ होता है तो तुरंत उसको एयरपोर्ट पे ही तुरंत उसने पैसा देना चाहिए और उसको जेल होना चाहिए। इस तरीके से हम मांग रखेंगे। ये तो अच्छा है कि इस्लाम के अंदर खुदकुशी सुसाइड करना हराम है, वरना हर हजी सुसाइड करे। इतनी बेशर्मी और बेइज्जती इनकी होती है। पूरे मोहल्ले में चलना पहलना इनका दुश्वार हो जाता है। अभी हमारे पड़ोस में ये मूसा भाई करके, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ, बेचारा गांव छोड़ के चला गया। हज कमेटी ने एक कोरा अंदाजी जो सिस्टम बनाया है, उनका एक अलग सिस्टम है कि बड़े पैमाने पे बहुत सारे हाजी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो हर एक टूर ऑपरेटर ने बैठ के बात करना चाहिए कि अगर कभी ये टूर ऑपरेटर है, उनकी डिक्लेरेशन होना चाहिए ये जेन्युइन टूर ऑपरेटर है, जिसके सरकार से इनको कोटा मिलता है, जिनके खुद के सेटअप है, वो लोगों की लिस्ट आनी चाहिए, वो इश्तिहार पूरे प्रेस में आना चाहिए, ताकि कि यही टूर ऑपरेटर है। अभी क्या करते हैं, टूर ऑपरेटर के नीचे छोटे एजेंट होते हैं, उसके नीचे के एजेंट होते हैं, और ऐसे एजेंट लोगों के चक्कर में बेचारे सस्ता समझते कि रेट अभी बोले किसी का अभी 3.5 लाख रुपए का उसका खर्चा है, तो वो एक छोटा टूर बोलता मैं 1.5 लाख में ले जाऊंगा, तो बेचारा गरीब आदमी तो सोचता है कि मैं सस्ते में हज कर लूँ, ये मेरे को इतने महंगे में क्यों ले जा रहा है, तो वो चक्कर में बेचारा फंस जाता है। तो ऐसे सारी चीज़ों को लोगों ने सबसे पहले सोचना चाहिए कि ये जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। ऐसे लोगों को बिल्कुल रोकना चाहिए। और ऐसी कोई भी घटना महाराष्ट्र के अंदर अगर कभी ऐसा कोई टूर ऑपरेटर कोई धोखा देता है, कुछ ऐसा करता हूँ, बिल्कुल मुझे उद्धवगढ़ कार्यालय पे इन्फॉर्म कीजिए, उसको सबक सिखाने का काम बिल्कुल हाजी अराफत शेख खुद करेगा। हुकूमत को चाहिए कि जब इनको आज जैसा निकला है कि 50 का कोटा या 60 का कोटा, जैसे रेलवे में होता है भाई आपका टिकट कंफर्म है 10 नंबर 15 नंबर ये डब्बे में, ऐसी हुकूमत ने भी चाहिए कि 50 का दिया तो भाई आपका कंफर्म टिकट ये है, और 50 के ऊपर हो गया तो आपको दे दो वेटिंग नंबर 1 2 3 जो भी होगा, ताकि जो पहले जिसकी बुकिंग हुई उनके साथ ना इंसाफी ना हो। नया बिल पास किया जाएगा, बहुत सारे सिस्टम लाया जाएगा, और उसके लिए जो कुछ भी मुंबई से लेकर इंडिया की किसी भी कोने से अगर हाजी जा रहा है, वहाँ से रिटर्न हिफाजत से आना चाहिए। अगर उसके साथ वहाँ कोई हादसा हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है, उसके लिए स्पेशल हमारी टीम रहेगी। बिल्कुल हम लोग हमारी टीम के जरिए बात करेंगे। हज कम्युनिटी के सीईओ से मैं बिल्कुल बात करूँगा, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और खुद जब तक कि पहले से लेके आखिरी हाजी आता नहीं, जब तक कि हज कमेटी का सीईओ इधर मुंबई में आना नहीं चाहिए। लास्ट प्लेन से जाते और पहले प्लेन से आ जाते, एक तमाशा लगा के रखे क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये पिकनिक नहीं है, ये जिम्मेदारी उनकी, और उनकी जिम्मेदारी उनको पूरी निभानी पड़ेगी। और उसके लिए हम बिल्कुल उनको, क्योंकि वो हमारे सरकार के अंदर हमारे काम सरकार में काम कर रहे हैं, पगार ले रहे, तो पगार ले रहे तो उसको बताने वाला भी कोई होना चाहिए। कोई आज तक किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, वो खाली, और उनके जो ग्रुप के जो लोग होते हैं और उनके साथ से 8-8 9-9 10-10 लोग फ्री ऑफ चार्ज में हज करते हैं, बाकी के मेंबर्स लोग रहते हैं उनके लोग हज करते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हज किसी के साथ फ्री नहीं होना चाहिए। अगर सीईओ को भी जाना है हज करने तो वो पैसे देके हज करेगा, नहीं तो हज नहीं करेगा, लोगों की खिदमत करने के लिए जाएगा। उसको हज करने वो परिवार के साथ जाता है, उसके मेंबर परिवार के साथ जाते हैं, से जो मेंबर बनते हैं हर स्टेट के अंदर हज कमेटी के जो मेंबर बनते हैं वो भी फ्री हज करने जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता ना, उनको फ्री करने। अल्लाह के घर में सब बराबर है, सब। अगर मंत्री भी जाता है तो उसको बिल्कुल अपने पैसे से जाना चाहिए और पैसे से हज करना चाहिए।
इसे देखने के बाद हमारे और आपके मन में उठ रहा होगा सिर्फ एक ही सवाल, आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? मैं, आप या हमारा सिस्टम? मैं मुन्ना बलोच आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो इसे आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए आपके अपने YouTube चैनल PKP पर। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।